अनसेंसर्ड के आज के शुमारे में आप सबका इस्तेमाल है। हिंदुज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दुनिया के 3 बड़े मजहब हैं। पर हिंदुज्म और बाकी जो दो इब्राहिमिक रिलीजन है, इनमें एक खसूसी फर्क है। हिंदुज्म में जहां डिसेंटिंग नोट और फ्री स्पीच एक की इंग्रेडिएंट माना जाता है, क्योंकि हिंदुज्म का मानना है नथिंग इज एब्सोल्यूट। इसमें शास्त्रार्थ को तरजीह दी जाती है। तरजीह क्या दी जाती है, इसका की टेक अवे भी है, यानी कि आर्गुमेंट एंड काउंटर आर्गुमेंट। वहीं अगर इब्राहिमिक रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे कोडिफिकेशन है, डूज एंड डोंट्स है। हालांकि क्रिश्चियन वर्ल्ड की बात करें, इन सब के बावजूद वहां पे फ्री स्पेस ने को जगह मिली, जिसके कारण वहां पर रैशनल थिंकिंग आई, जिसके कारण सेकुलर लिबरल वैल्यूज ने अपनी जगह बनाई। वहीं अगर मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें या इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें, तो वहां पे ये चीजें अभी तक भी 1500 साल के इसके इतिहास में देखें तो या तो बहुत कम है या तो ना के बराबर है। इसका इस्लामिक वर्ल्ड पे क्या असर पड़ा, क्या इसके रैशनल थिंकिंग में जगह कम क्यों मिल रही है, और क्या कोई हमें सूरत नजर आती है, इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोटेड राइटर एंड जर्नलिस्ट कुंवर खुलहन साहब। मैंने आपका नाम लगता है सही प्रोनाउंस किया, इफ आई एम सॉरी टू से अगर नहीं प्रोनाउंस किया होगा। खुलहुन साहब, खुलहुन साहब बिल्कुल सही। पाकिस्तान में मुकीम है, डिप्लोमेट के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। ये कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कई इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस के लिए लिखते हैं, जैसे कि फ्री थिंकर, फॉरेन पॉलिसी, अलावा अलावा इनका बेसिक प्रीमाइस भी यही रहता है, टू फाइंड व्हाई देयर इज नो फ्री स्पेस इन द इस्लामिक वर्ल्ड। कुंवर साहब, आपका अपना समय देने के लिए और हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। कुंवर साहब, आपसे अगर बात शुरू करूं तो मैं आपके ही आर्टिकल्स पढ़ रहा था थोड़े से बातचीत को शुरू करने के लिए। तो आपके ही आर्टिकल से एक मैं पैरा है वो आपके पढ़कर सुनाता हूं, जिसके ऊपर हमारा बातचीत जो रहेगी वो प्रिमाइज करेगी। आपने अपने जी। आर्टिकल में जिक्र किया है अबुल बकर अर रजी, 9th सेंचुरी फिलोसफर, जिनकी अपनी किताब है फितल नबूवत। आई होप आई जी। प्रोनाउंसिंग इट राइट। जिसमें फिल नबूवत। जिसमें उन्होंने लिखा है, जी। indeed, we shall produce 1,000 similar from the works of rhetoricians, eloquent speakers, and valiant poets, which are more appropriately phrased and state the issues more succinctly. You are talking about a work, in the bracket, the Holy Quran, which recounts ancient myths and which at the same time is full of contradiction and does not contain any useful information or explanation. इसका तर्जुमा आप ही हमारे सामीन के लिए कर दिए, पर ये 9th सेंचुरी की बात है, आपने ही लिखा है। क्या ऐसी बात आज के मौजूदा समय में कोई बात लिख सकता है, कर सकता है, या इसको स्पेस भी मिल सकती है? हम अब बातचीत यहीं से शुरू करते हैं। ये तो आपने पावर प्ले में ही बड़ा जारहाना अंदाज, आक्रामक आपने खेल का आगाज किया है। ये जो मैं आगे डिस्क्लेमर्स देने लगा हूँ उसमें इस सवाल का जवाब भी है कि ना सिर्फ इस तरह की बात आज के जमाने में की जाती है, बल्कि इस तरह की बात करना बहुत ज्यादा मतलब बाइस खतरा होता है। जो करने वाला है वो महफूज नहीं रहता, सुरक्षित नहीं रहता। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आपने अबू बकर अल राजी साहब का जिक्र किया, जो जिनका ये कोट था। उनकी किताब थी फिल नबुव्वत, जिसकी ट्रांसलेशन बनती है ऑन प्रोफेसीज। इस किताब में उन्होंने चैलेंज किया था स्क्रिप्चरल क्लेम जो है उसको। अ, इसमें स्पेसिफिकली मैं ट्रांसलेट तो नहीं करूंगा कि जी बहुत सारी वजूहत है, लेकिन मैं उसको पैराफ्रेज जरूर कर देता हूँ कि उसमें एग्जैक्टली। उन्होंने कहा बेसिकली ये है कि कुरान एक चैलेंज है जो कि पिछले 1400 साल से चल रहा है कि जी इस तरह का आप स्क्रिप्चर दोबारा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो अबू बकर अल राजी, जिनको हम मुस्लिम दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम मानते हैं फिलोसफी में, थिंकिंग में, किसी भी तरह की थॉट में, राइटिंग में, उन्होंने इस चीज को चैलेंज किया कि ये प्रोड्यूस किया जा सकता है, हम करेंगे। और वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आपने जो आर्टिकल कोट किया वो लोग जाके पढ़ सकते हैं, उन्होंने कहा था। अब इस बात का मकसद सिर्फ ये है करने का कि आपने 9वीं सदी की ये बात है, आज से 1100-1200 साल पुरानी ये बात है। उस जमाने में फ्री फ्री थॉट की इतनी गुंजाइश थी जो कि आज नहीं है।
लेकिन इसके भी दो पहलू हैं, उसमें हम जब बात इस तरह आगे बढ़ेगी तो बताएंगे कि तो ऐसा भी नहीं है जिसको हम गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इस्लामोफिलिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। हम इस्लामोफोबिया की तो बड़ा बहुत जगह करते हैं, इस्लामोफिलिया की इतनी बात नहीं करते। आ, तो लेकिन उसके बावजूद आज के जमाने में ये रुझान बहुत ज्यादा कम हो गया है। वो हम आगे बात करेंगे तो उसके बारे में। जिस तरह से आपने कहा कि हालांकि ऐसी बात नहीं है कि रुझान कम हुआ है, पर अगर हम जैसे 9th सेंचुरी की बात है तो यानी कि इसमें शेड्स ऑफ डिसेंट जरूर हमें नजर आता है, पर जिसकी स्पेस हालांकि कम हुई है, जिसका आपने जिक्र किया। मैं यही जी आपसे समझना चाहता था, इस बात को थोड़ा हम थोड़ा सा आगे बढ़ाए। जी ये जो थियोलॉजिकल सेटअप जो है, कोडिफिकेशन जो है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, व्हाट कुड बी द रीजन, इसमें रिजिडिटी क्यों आ गई? वहीं इसके बरक्स क्रिश्चियनिटी की अगर बात करें तो हम अल्ट्रा रेडिकल की बात नहीं करते हैं, वहीं अगर क्रिश्चियनिटी की बात करें तो उसमें रिजिडिटी कम हुई, लिबरल सेकुलर वैल्यूज को तरजीह मिली और उन्होंने अपनी जड़ें बनाई। तो व्हाट कुड बी द रीजन, आप जिसके हम मैं आपसे समझना चाहता देखिए, एक इसमें दो बातें मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं। एक तो ये कि जो प्रॉपर थियोलॉजिकल जो बंदा थियोलॉजिस्ट है वो आपको एग्जैक्ट उसकी जो स्ट्रक्चरल बातें हैं वो एक्सप्लेन कर सकता है। जो उसकी एक प्रॉपर हिस्टोरियन जो है वो आपको एक प्रॉपर उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दे सकता है। मेरी जो अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है वो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मैं एक तालिब इल्म हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, और क्योंकि पाकिस्तान में रहता हूँ और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म पे एज ए जर्नलिस्ट भी लिखता रहा हूँ, तो मेरी अपनी स्टडी है इस पर। किसकी मुख्तलिफ वो हो सकती हैं, जी जी। लोगों की ओपिनियंस, राय हो सकती है। जो आपने मुझसे अभी पूछा है कि रिजिडिटी क्यों आ गई है, मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि रिजिडिटी हमेशा से थी। और उसकी उसकी वजह ये है कि रिजिडिटी एक, अगर आपका जो फाउंडेशनल टेक्स्ट है वो ही ये बता देता है। देखें, जब आप डिक्लेयर करते हैं कि कोई खुदा नहीं है, कोई भगवान नहीं है अल्लाह के सिवा, ये फाउंडेशन है इस्लाम की, जी ठीक है। तो आपने ऑलरेडी एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब इस बहस, ये अलग बहस है कि ये बात सही है गलत है वो जो भी है, वो लेकिन अलग बात है, वो अलग रिजिडिटी, हाँ वो एक अलग बात है। जिसने इसको मानना है वो माने, जिसने इसको नहीं मानना है वो माने, लेकिन फाउंडेशन ही रिजिड है। आपने यहीं पे एक दायरा बना दिया है कि ये बस ये सच है, इसके अलावा सब झूठ है। और ये एक एक आपका जो पहली लाइन है जो आप पे फर्ज की जाती है, ये पहली लाइन। अब जाहिर बात है, जो जिस जिस पूरा आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर की पहली लाइन ही निगेशन है बाकी सब चीजों की, तो वो बाय डिफॉल्ट इंट्रिंसिकली रिजिड होगा। फिर इसमें इस्लामिक हिस्ट्री का भी कॉन्टेक्स्ट आता है कि कहाँ पे रिजिडिटी थी। हम तो ये एक आइडिया बनाते हैं ना आजकल, बहुत एक मॉडर्निस्टिक, पोस्ट मॉडर्निस्टिक, तो खासकर बड़ी स्कूल ऑफ थॉट है कि बस जी ये पिछले 40-50 साल में सऊदी ईरानी राइवलरी शुरू हुई तो इस्लामिस्ट डॉक्ट्रिन फैलनी शुरू हो गई, जिहादी डॉक्ट्रिन फैलनी शुरू हो गई, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। ये ना सिर्फ सच नहीं है, ये बड़ा नुकसानदेह एक सोच है, क्योंकि आप असल रूट पे, आइडियोलॉजिकल रूट पे जा नहीं रहे हैं। तो आजकल की रीजन वो हो सकती है जियो पॉलिटिक्स, जो सऊदी लेड सुन्नी हाफ ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड है, ईरानी लेड शिया है, उसमें आप ये जिहादी पावर प्लेस को डाल सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो फाउंडेशनल जो कॉज है वो है बेसिक थियोलॉजी, जिसकी वही बात आती है कि आप निगेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। और उसकी भी बहुत बड़ी वजह यह है कि आप गौर करें, आप जो तीन इब्राहिमी धर्म है, इनमें और सनातन धर्म में ये बहुत बड़ा फर्क है, उनकी हिस्ट्री भी बहुत फर्क है। कि क्रिश्चियनिटी इवॉल्व हुआ जूडाइज्म से, तो उसने अपने आप को फौरन अपना डिफरेंशिएट करना जरूरी हो गया जूडाइज्म से। उन्होंने फिर वो जीसस क्राइस्ट की स्टोरी, और आज जो एंटी सेमिटिज्म जो क्रिश्चियन बिलीफ में पाया जाता है वो इसी वजह से आया जाता है कि आपने उनको कसूरवार ठहरा दिया उनकी उनकी मौत का, या जो भी आपका, जो भी आप हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। उस तरह जब इन दोनों मजाहिब के बाद इस्लाम आया, तो इस्लाम ने क्योंकि फैलना था एज एन अरब एम्पायर, आपने बनानी है तो अपने आप को उनसे डिफरेंशिएट करना है, उसलिए फिर आपको भी ये बड़ा एस्टैब्लिश करना पड़ा कि नहीं यही बात सच है, इसके अलावा कुछ सोचोगे तो वो गलत है। तो ये एक आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है। बड़ी बाकी हम डिटेल बहुत लंबी देर से बात कर सकते हैं कि उनकी क्या वजूहत थी। फिर सिक्स सेंचुरी अरेबिया में ऐसा क्या था, वो था भी कि नहीं था, ये भी तो आजकल एक बहस है कि कितना ऑथेंटिक है कितना नहीं है। तो ये सारी बातें। जी, आपने ये एक इम्पोर्टेंट बात कही कि कितना सच था, कितना नहीं था, कितना अथेंटिसिटी उस बातों में है या कितनी नहीं है। जी खैर, हम एक डिबेटेबल इशू है, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, तो इसका डाइग्रेस करेंगे। पर जितने मैंने आपके मजमून पढ़े हैं, मतलब वी डोंट हैव सो मच टाइम, बिकॉज ये बड़ा, आई मीन इट्स ए लॉन्ग टॉपिक जिसके ऊपर जितनी लंबी बहस कर सके। तो यहाँ पे तो बड़े उलमा बैठे हैं, हम तो एक थोड़े से नादान से सहाफ़ी हैं, हम ज़्यादा इतना दायरा अपना वसी नहीं करते। पर जी इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपके मजमून पढ़े, जो ये एक पर्टिकुलर
सेट ऑफ थिंकिंग जो है, जो जिसमें अरब नेशनलिज्म, अरबियन कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम जो है, वो एक्सट्रोपोलेट इस ढंग से हो गया है कि जहां अब आप, जैसे मैंने आपके मजमून का हवाला इसलिए दिया कि इवन जो 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 कंट्रीज अपने आप को लिबरल सेकुलर डेमोक्रेसीज मानती हैं, दे हैव बाय डिफॉल्ट स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट एज एज अ ट्रूथ इन इटसेल्फ। जिस उसके बाद तो मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर आप, जैसे आपने जिक्र किया जो एक 16 ईयर की गर्ल थी, वो जो ब्रिटिशर गर्ल थी जिसको वो सिटीजनशिप नहीं मिल पाई, आर्टिकल था सर न्यू थिंकिंग में अपने कुंवर साहब, बियॉन्ड शमीमा में, ए कॉल टू प्रोटेक्ट ब्रिटिश मुस्लिम चाइल्ड ब्राइड्स, जिसमें आपने जिक्र किया था कि वहां पर भी जो मुस्लिम का अपना सेपरेट सेट ऑफ रूल्स जो है, हालांकि इसके ऊपर तो वो बड़ा अपना क्रिटिसाइज करते हैं इसको क्यों नहीं दी जा रही, पर जो डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स जो बनाए हैं मैरिजेस को रेगुलेट नहीं करते हैं, क्या इसका ये मतलब हम एक इंटरप्रिटेशन ये नहीं कर सकते कि क्या वो वैल्यूज भी जो है वो अपने आप को कम कर रही हैं बिकॉज ऑफ दिस दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम? देखिए, इस वक्त आप वेस्ट को, पूरब को, मगरिब को अगर देखें, वहां पे एक अजीब सी एक सिचुएशन क्रिएट, अगर शमीमा बेगम का केस ले लो, अंडर एज चाइल्ड ब्राइड जिन्होंने आईसिस ज्वाइन किया, उनकी जो वो है सिटीजनशिप खत्म कर दी गई होम मिनिस्ट्री की तरफ से, क्योंकि उन्होंने आईसिस ज्वाइन किया। उस पर बड़ा शोर मचा कि जी उनका इनहेरेंट राइट्स होने चाहिए, जैसे यूएस में राइट है कि जी आप अगर पैदा हो गए हैं तो आप यहाँ के सिटीजन हैं, आपको दुनिया की कोई ताकत आपकी सिटीजनशिप नहीं रिवोक कर सकती। तो उनकी ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। याद रहे, एक एक ऐसी खातून की ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है जो आईसिस जिन्होंने ज्वाइन किया, जिहाद में पार्टिसिपेट किया। आईसिस ने, हम सबको पता है क्या क्या, दाइश ने क्या क्या एट्रोसिटीज की। आर्ग्यूमेंट बनता है कि जी अंडर एज थी वो, एक बच्ची थी, ग्रूम किया गया और उनको वहां जाने पे उकसाया गया, उसकी वजह से वो एक विक्टिम भी है। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि वो बिल्कुल अंडर एज थी, इन्फ्लुएंस में थी, और उसकी वजह से वो वहां गई। इस वक्त सारी जो लिबरल्स की भी वहां पे डिबेट चल रही है, वो यूके होम मिनिस्ट्री, उनकी गवर्नमेंट उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन ये कोई बात नहीं कर रहा कि आखिर वो क्या आइडियोलॉजी थी जिसकी वजह से एक 14, 15, 16 साल की बच्ची जो है वो जिहाद करने के लिए आमादा हो जाती है। और चाइल्ड ब्राइड की आपने बात की, जिस आर्टिकल का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें चाइल्ड मैरिजेस का भी बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है कि पिछले दिनों बर्तानिया में भी बहस चल रही थी, कुछ 16 साल से 18 साल पे लेके जाए थे, वो था एक इशू था, पूरे बर्तानिया का था। लेकिन ये किसी ने गौर नहीं किया कि वहां मुस्लिम कम्युनिटी में वो इशू बहुत ज्यादा है। उसकी वजह ये भी है कि अनरजिस्टर्ड शादियां वहां पे बहुत ज्यादा है, निकाह जो वो वहां पे पढ़ाए जाते हैं वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं होते। ये 40-45% मुस्लिम खवातीन को ये पता ही नहीं होता कि उनकी शादियां ऑफिशियली रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब ये सारी बात का हमारी बहस से क्या ताल्लुक है? हमारी बहस से ये ताल्लुक है कि उनको जो आइडियोलॉजिकल एक सपोर्ट मिलना चाहिए ऐसी महिलाओं को, ऐसी खवातीन को, ऐसी बच्चियों को, वो नॉन एग्जिस्टेंट है ब्रिटेन जैसे मुआशरे में भी। कि एग्जैक्टली। भाई आप इस आइडियोलॉजी को क्यों नहीं चैलेंज कर रहे जो जस्टिफाई करता है चाइल्ड मैरिज को? वो जस्टिफिकेशन कहाँ से आती है? वो इस्लामिक स्क्रिप्चर से आती है। ये आप इस पे बहस कर लेते हैं कि नहीं ये यूं था या वो था। हम जो पहले बात कर रहे थे कि जी इस्लामिस्ट जो हैं उन पे तो हम बड़ा करते हैं कि जी आपने कि ये उनकी सोच है, ये इस टाइप की वो रिजिड बातें करते हैं, ये वो ये बातें करते हैं। मैं तो अक्सर बोलता हूँ कि चले उनको तो आपने कह दिया कि वो लिटरल ले रहे हैं स्क्रिप्चर्स को, कि जो लिखा है उसको वैसे ही पढ़ रहे हैं। उनको काउंटर कौन कर रहा है? उनको काउंटर करने वाले चंद, अगर हम आज के जो थिंकर हैं उनका नाम लें, जो मशहूर, में बड़े बड़े नाम है, वैसे तो और भी लोग हैं। रजा अजलान साहब एक नाम है, खालिद अबुल फजल एक नाम है, शहाब अहमद साहब एक नाम है, मुस्तफा इक्योल साहब एक नाम है, अब्दुल करीम सरोज साहब एक नाम है। अब इन सारे लोगों का नाम लेने का मकसद ये था क्योंकि आपने पहले जिक्र किया था कि अरब इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, जो कि है, लेकिन ये सारे मुख्तलिफ हैं। रजा अजलान ईरानियन है, अबुल फजल ईरानियन। कुवैती है, अरब है, शहाब अहमद जो है वो पाकिस्तानी है, सिंगापुर में पैदा हुए, मुस्तफा इक्योल जो है वो तुर्क है। इन सारों में कॉमन चीज क्या है कि these are the writers, these are the thinkers that are supposed to portray, that are supposed to put forth a counter argument. इनका काउंटर आर्ग्यूमेंट सबका, अब अगेन ये बहुत बड़े बड़े नाम है, बहुत बड़े बड़े थिंकर्स हैं सारे, मैं ये नहीं कह रहा सारे एक बात करते हैं, लेकिन सारों की आइडियोलॉजी को आप एक उसमें जुमले में फिर भी समेट सकते हैं। वो ये है कि इस्लाम तो बिल्कुल बिल्कुल जैसा आया था वो परफेक्ट आया था, इंसान या मुसलमान में खामी है वो नहीं समझ पाता। तो ये सोच मैं मान सकता हूं कि चलें, इस तरह की सोच की भी जरूरत होती है आपको। हर हर आइडियोलॉजी में वो क्रिटिसिज्म भी चाहिए होता है कि हाँ आइडियोलॉजी में मसला नहीं है लेकिन मानने वालों में मसला है।
लेकिन आपको वो स्पेस भी तो चाहिए जिसमें लोग ये बात करें कि भाई हाँ, आइडियोलॉजी में भी मसला है। अगर आपका एक पूरा स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे साइड पे अगर जिहादी है स्पेक्ट्रम के, और उसके थोड़ा सा साथ उसके मुल्ला खड़ा है, तो आपका जो अदर एक्सट्रीम है वो है जो कह रहा है कि अब आइडियोलॉजी में मसला नहीं है। तो फिर स्पेक्ट्रम में वो लोग कहाँ हैं जो आइडियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं? ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि हम खासतौर पे वेस्टर्न जो मुस्लिम वॉइसेस हैं, खासतौर पे वो इस्लामोफोबिया से ऑब्सेस्ड हैं। वो ये नहीं देख रही कि भाई मुस्लिम दुनिया में क्या हो रहा है। इस्लामोफिलिया की वो बात नहीं करती। मैं पहले पता नहीं हम बात कर रहे थे, शायद रिकॉर्डिंग हुई है नहीं हुई। इब्ने रुश्द का अक्सर मैं जिक्र करता हूँ कि इब्ने रुश्द, जिसको फाउंडिंग फादर ऑफ वेस्टर्न सेक्युलरिज्म मानते हैं वेस्ट वाले, उनको 12वीं सदी से 19वीं सदी तक मुस्लिम दुनिया में कोई जानता नहीं था। नामो निशान नहीं था उनका। तो उस पे हम मुस्लिम जो लिबरल थिंकर्स वेस्ट में वो शोर मचाते हैं, उनको लैटिनाइज कर दिया, एवेरोज कर दिया। तो भैया आप ये क्यों नहीं शोर मचाते कि उनको हमने डिसोन कर दिया? 12वीं 13वीं सदी में एक सवाल उठा था पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए, जिसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि ये 40-50 साल का मसला नहीं है, ये मसला 1400 साल पुराना ही है। 12वीं 13वीं सदी का मतलब है जो सो कॉल्ड कोट एंड कोट गोल्डन एज ऑफ इस्लाम है, उसके फौरन बाद मुस्लिम दुनिया के पास एक बहुत बड़ा सवाल था। क्या आपने इब्ने रुश्द की प्लूरलिस्टिक इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस को फॉलो करना है, या अल गजाली की नैरो माइंडेड को फॉलो करना है? मुस्लिम दुनिया ने चुनाव किया अल गजाली का। और अल गजाली के बाद इब्ने तैमिया आए, और वहां से वहाबी सलाफी मूवमेंट शुरू हुई, जो इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी है। और जो आपने ब्रिटेन का जिक्र किया, वहां पे मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन हो, चाहे वो CAIR हो, काउंसिल ऑफ इस्लामिक अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस इन द US, ये सारों के आइडियोलॉजिकल जो फाउंडिंग फोर फादर्स हैं वो अल गजाली और इब्ने तैमिया। तो फिर तब्दीली कहां से आएगी? और जो तनकीद करते हैं, जो आलोचना करते हैं, जिससे हिंदी में बोलते हैं, जो क्रिटिसिज्म करते हैं, उनको आप डिसोन कर देते हैं कि ये तो बाहर है। और वो कुछ खुद भी अपने आप को दायरे से बाहर कर देते हैं कि हम एक्स मुस्लिम हैं, या हम ये, जो बंदा अपने आप को एक्स मुस्लिम कहता है, वैसे पहली बात तो ये बहुत बहादुर है। क्योंकि आप इस्लाम में फिर आइडियोलॉजी में जाए तो वो उसको बहुत लोग तो कहेंगे ये वाजिबुल कत्ल है। और 12 तो मुल्क ऐसे हैं जहां पर वो है भी वाजिबुल कत्ल, जिनमें से एक पाकिस्तान। लेकिन आप, मैं तो कहता हूं आपका जो जो नॉन बिलीफ है वो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से ही आना चाहिए। आप अपने आप को मुस्लिम कहते हुए भी आप नॉन बिलीवर हो सकते हैं। बाकी सारे क्रिश्चियन कितने सारे आप अगर दुनिया में सारे, जब हर बंदा अपने आप को क्रिश्चियन बोलता है, वो सारी न्यू टेस्टमेंट को या बाइबल को मानता है। सेक्युलर ज्यूज का तो कॉन्सेप्ट ही इतना ज्यादा है, वो तो बहुत सारे तो मानते ही नहीं है जो जुडाइक लॉज हैं उनको। हिंदुइज्म में तो आपके तो उसमें अगेन सनातन जो धर्म है, वैदिक धर्मों में तो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि आपके नास्तिक कॉन्सेप्ट भी है आपके अंदर। तो मुस्लिम कॉन्सेप्ट कहाँ गया? मुस्लिम भी तो एक होना चाहिए जो कि डिसेंटिंग वॉइसेस हो, जिसमें फिर हमने पहले जिक्र किया था अल राजी जिनसे हमने बात स्टार्ट की थी 9वीं सेंचुरी के, वो डीएस थे, इस्लामियों के। तो ये इस टाइप के लोगों की हमें जरूरत है आज के जमाने में। जिस तरह से हमने बड़े तफसील में जवाब दिया, इसमें दो तीन बातें जो उभर के आती हैं। आपने रिजा जी इस्लाम साहब का बात जिक्र किया, इब्ने रुश्द जी साहब का जिक्र किया। जी इसमें दो तीन बातें जिसके बाद इब्ने रुश्द साहब का जो आपने जिक्र किया, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 99th सेंचुरी का, आई मीन नाइन्थ सेंचुरी। 11 से हाँ, वो 11। जिसको हम गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, जी जी इस्लाम भी मानते हैं। तो जी। क्या उनकी फिलॉसफी को प्रोपेगेट नहीं करना, उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करता, डिड द इस्लामिक वर्ल्ड मिस द बस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? मैं वही वही मैंने आपसे गुजारिश की थी कि इब्ने रुश्द को कुर्तबा से, कॉर्डोबा से निकाल दिया गया था कि जी ये तो काफिर है। ये बहुत बड़ा मसला देखिए, जो जिसको गोल्डन एज ऑफ इस्लाम कहते हैं ना, उसमें जो जो जिन फिलोसफर को आज हम जानते हैं, जिनको जिनको आज पूरी दुनिया में सराहा जाता है, या वो रिफॉर्मिस्ट मुस्लिम्स थे, या वो डीएस्ट थे। मतलब उनका कॉन्सेप्ट था खुदा में एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं था। डीइज्म इज बिलीफ इन गॉड, बट नॉट बिलीफ इन रिलीजन। या वो डाउन राइट एंटीथियस्ट थे, एथियस्ट थे या एंटीथियस्ट थे, जिनमें मिसाल के तौर पे इब्न रवांदी का जिक्र आता है। उनकी किताबुल ज़ुहूद बड़ी मशहूर है। वो कंप्लीट अगेंस्ट के कॉन्सेप्ट ही गलत है, बिलीफ वाला। तो ये सारे वो लोग थे जो उस जमाने में थे। अब उसमें इब्न रुश्द प्रोमिनेंट थे कि उन्होंने ये जिक्र, वो चाहते थे कि इस्लामिक जो जूरिस्प्रूडेंस है उस पर किसी की इजारादारी, जिसको बोलते हैं उर्दू में मोनोपोली, जिसकी ना हो, कि ये आप एक डाइवर्सिफाई करें उसको।
और ये जब भी कोई बात डाइवर्सिफिकेशन की करता है, तब भी जब करता था, आज भी जो करता है, तो वो जो पावर सेंटर्स हैं वो हिल जाते हैं उससे, क्योंकि पावर सेंटर्स नहीं चाहते डाइवर्सिटी। पावर सेंटर चाहते हैं कि मैं, अगर उस जमाने में बादशाह थी, मोनार्की थी, तो मेरे जो साथ बैठा हुआ, मैंने खुद तो पॉइंट किया हुआ, मुल्ला है या वो क्लेरिक है या वो जिस भी धर्म का जो है वो है, वो बस बोल दे, फतवा लगा दे जो मैं कह रहा हूँ। तो वो प्लूरलिज्म उनको नहीं चाहिए था। तो हाँ, आप वो मिस द बस वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो आप ऐसा कोई रेफरेंडम तो नहीं हुआ था। मैं वो ये एक एकेडमिक एक पोजीशन हम ले सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने भी यही बात बोली थी कि वो जो मुस्लिम दुनिया ने सोच समझ के नहीं, उस जमाने के हालात की वजह से वो गलत चुनाव किया। और वो हमेशा बोलता हूँ कि गोल्डन एज ऑफ इस्लाम भी जो है, उसको भी समझ बूझ के हमें ये टर्म इस्तेमाल करनी चाहिए कि उसमें जितने भी हम थिंकर्स के नाम ले रहे हैं, अल रवांदी, अल राजी, इन सारों के जो हमें मिलते हैं कि जो इन्होंने क्या लिखा था, हमें पूरी शक्ल में नहीं मिलते। हमें जो स्क्रिप्चर मिलता है, वो है जो इनको क्रिटिसाइज कर रहा है, किताबें, वो किताबें मिलती हैं, उन किताबों में इनको कोट किया हुआ है। तो हमें ओरिजिनल बुक्स अभी भी नहीं मिलती, क्योंकि वो जला दी गई है। तो गोल्डन एज में भी ये चीजें हो रही थी, ये मानना हमें पता होना चाहिए बात। जी, आपने कहा कि गोल्डन एज में भी सारी बातें हो रही थी, पर हमें उसका पूरा से, बिकॉज बुक्स आर नॉट अवेलेबल, पूरा एक हिस्ट्री हमारे पास नहीं है, तो हम सिलेक्टिवली उनको कोट करते हैं। इस चीज को थोड़ा हम आगे बढ़ा, जैसे रजा इस्लाम साहब का आपने जिक्र किया, हालांकि मैं भी उनको जी पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, बट आपकी बात जी बिल्कुल सही है। वो एक डिफेंसिव क्रिटिसिज्म है उनका, जो जी जो मैंने कहा, एक दायरे के अंदर रह के। पर जब डिफेंसिव क्रिटिसिज्म होता है, फिर आप होल हार्टेडली अटैक नहीं कर सकते, फिर जिसकी हेजेमनी है उसकी हेजेमनी जरूर रहती है, उसकी हेजेमनी जी को आप जी चैलेंज नहीं कर सकते। अब जी इसी को बात करके बताते कि आई मीन, इज इट आल्सो ट्रांसलेटिंग इनटू द फैक्ट, जो आपने एक बड़ा, आई मीन वेरी वंडरफुल आर्टिकल यू हैव रिटन, कि इसी की एक वो, इट्स आल्सो रेमिफिकेशन ऑफ दैट वेरी रीजन, कि जो एआई है वो भी स्कम कर रही है मुस्लिम थियोलॉजी को। आई मीन, जिसमें आपने खुद आपने बताया कि अगर उससे इस्लाम के बात करो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डिफेंसिव हो जाती है। इट कैन कोट एंडलेसली अबाउट हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी करेगी, बट वो भी, आई मीन, व्हाट डज इट शो? इसका, आई मीन, इट्स, आई मीन, क्रेजी काइंड ऑफ अ अरे, थिंग। तो ये तो मैं आपसे कभी गुजारिश करूंगा, एआई एआई पे तो अलग एक पूरी, वो तो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, इससे तो आऊंगा, लेकिन मैं रजा असलान साहब का अपने करके वहां से शुरू करता हूँ। जी मैं उसका, मैं इन सारे जिन लोगों का जिक्र कर रहा हूँ, मैं बड़ा एहतराम से इनका जिक्र कर रहा हूँ। मैं उन सब की बहुत, उनकी किताबें पढ़ी हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत सारा डिसएग्रीमेंट भी है बहुत। लेकिन एक चीज हुई है, मैं आपको जो रजा असलान साहब की अगर हम बात करें, उनकी अगर आप किताब पढ़े, नो गॉड बट गॉड, उसमें उन्होंने बहुत सारी बड़ी जो ओरिजिन और काफी सही बातें लिखी है। उन्होंने एक बहुत मशहूर जुमला एक लिखा था, बड़ी जगह ये कोट होता है कि व्हाट द प्रिंटिंग प्रेस डिड टू क्रिश्चियनिटी, द इंटरनेट इज गोइंग टू डू टू इस्लाम। अब ये जो पोजीशन जो बंदा लेता है, वो बड़ा ऑब्वियस एक बात कर रहा है कि क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस ने तो क्रिश्चियनिटी को वो कर दिया था कि यार आपका वो स्टेटस नहीं रहा, अब लोगों को बहुत कुछ पता चल गया। तो ये वो बंदा है जो इस्लाम के बारे में ये बात कर रहा है। लेकिन ये किताब छपने के बाद क्या हुआ, ये किताब छपने के बाद ये हुआ कि वो एक प्रोमिनेंट, उनको एक पोजीशन मिली इंटरनेट के दौर में, और ही वाज सपोज्ड टू बी द वन चैलेंजिंग इस्लामोफोबिया, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट। तो वो फिर जब आपको देखें, हम आप और हम दोनों जर्नलिस्ट हैं, हमें पता है ये जो आइडियोलॉजी भी जो है, ये भी बड़ा एक बड़ा जबरदस्त कमोडिटी है, जो बिकता है फिर वही चलना शुरू कर देता है। तो मुस्लिम जो नैरेटिव्स हैं, वो दो तरह के नैरेटिव्स बिकते हैं सिर्फ। एक जो शदीद एंटी मुस्लिम है, और ये बहुत कम जगह बिकता है, और उसको तो फिर बाकी दुनिया डिसोन करती है, वो राइट विंग, वो इंडिया में भी बड़ा एक फ्रिंज है, बढ़ रहा है लेकिन फ्रिंज है। वेस्ट में आपको मिल जाएंगे व्हाइट नेशनलिस्ट ग्रुप्स, और जर्मनी फ्रांस वगैरह में ग्रुप मिल जाएंगे। जो मेजोरिटी है वो बड़ा वो है जो मुस्लिम विक्टिमहुड को सेल करता है। तो वो उनको मुस्लिम जो सेल्फ क्रिटिसिज्म वाले हैं ना, कि जो मुस्लिम लोग, मुस्लिम हेरिटेज के लोग मुस्लिम बिलीफ्स पे, इस्लाम पे क्रिटिसाइज कर रहे हो, इसको इसको खरीदने वाले लोग हैं नहीं। तो फिर सारे लोग या इस कैंप में चले जाते हैं कि या तो बिल्कुल ही कि जी सब कुछ ही जो वो है वो सब कुछ ही बुरा है, मुसलमान ही सारे बहुत बुरे हैं, या वो इस कैंप में चले जाते हैं कि इस्लाम में तो कुछ बुरा है ही नहीं और मुस्लिम सारे विक्टिम है, चाहे वो जो मुस्लिम दुनिया में जो मर्जी हो रहा हो। तो ये वो हुआ था। फिर आपने एआई का जिक्र किया, एआई चैट जीपीटी पे मैंने जी आर्टिकल स्टार्ट किया, तो और भी बड़ी बातें थी उसके अंदर। लेकिन एआई क्या कर रहा है, चैट जीपीटी से हम मिसाल ले सकते हैं कि वो डेटा उठा रहा है इंटरनेट से, और वहां से उसका जो भी डेटाबेस है, वहां से वो उठा रहा है सवालों के जवाब, और उनको वो स्पीड से प्रोसेस करता है। तो अब उसके पास जो डेटाबेस है, वो जाहिर है एग्जिस्टिंग इंटरनेट से ही आया है। अब एग्जिस्टिंग इंटरनेट पे वही इन्हीं दो ब्रॉडर कैटेगरीज का आपके पास डेटा है, या तो वो वेबसाइट्स हैं जिनको हम कह सकते हैं ये ब्लेटेंटली एंटी मुस्लिम है,
मैं इस्लामोफोबिक लफ्ज के साथ खिलाफ हूँ। आपने कहना है तो मुस्लिम फोबिक कह लीजिए, इस्लाम को तनकीद में रहने, इस्लाम में तनकीद करना कोई बिगेटरी नहीं होती। हाँ, मुस्लिम्स को डिमोनाइज करना आप कैसे, तो या तो उस कैटेगरी का एक वो होगा कंटेंट। दूसरा इस कैटेगरी का है कि चाहे वो आपको कोई गोरा लिबरल लिख रहा होगा, चाहे वो मुस्लिम लिबरल लिख रहा होगा, चाहे वो कोई भी लिख रहा होगा, वो बड़ा इस्लाम के बारे में बड़ा सबमिसिव होगा। मतलब जो मुसलमान नहीं भी होगा वो भी बड़ा सबमिसिवली इस्लाम के बारे में बात करता है। तो वो फिर जाहिर बात है, चैट जीपीटी जब वो प्रोड्यूस करता है सवाल, कोई भी सवाल आप उठा लें तो वो उसी तरह होता है। बल्कि कभी कभार तो वो जिक्र करते हुए तो जो हम प्रॉफिट के बारे में या अल्लाह के बारे में या कैलिस के बारे में जो हम रिस्पेक्टफुली जिस तरह उनको वो एड्रेस करते हैं ना, तो चैट जीपीटी भी उसी तरह एड्रेस कर रहा होता है, बिकॉज वो वही डेटा वहीं से उठा रहा है। तो ये एक नया चैलेंज है उसके लिए, मुस्लिम डिसेंट के लिए, कि भाई आपको अब एआई बोला करेगा कि आप डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं। इमेजिन करें एआई सेंसर लगा दे इन साइट्स के ऊपर, जो कि लगे हुए हैं फेसबुक पे, अक्सर कमेंट्स को फ्लैग हो जाते हैं कि जी ये आपने फलाने मुल्क का जो कानून है वो तोड़ दिया है, फलाने बिलीफ सिस्टम को ये कर दिया है। तो फिर बात की जगह और कम हो जाएगी। और मैं बार बार ये बोलता हूँ कि ये मुस्लिम लोगों को, मुसलमानों को ये चीज पेयर हेड करने की जरूरत है कि हम खुद अपनी चीजों को माने। और एक बहुत बड़ी फैक्टर जिस पे हम बात नहीं कर पा रहे, वो फिर कभी करेंगे, वो है ब्लास्फेमी लॉ भी तो है कि आप वही मैं आने वाला इस्लाम के बारे में खुद। हाँ, चले अगर आप आने वाले थे तो उस पे हम आ जाएंगे, क्योंकि ये वास्ते एक बड़ा ये भी तो है कि भाई डर भी तो लगता है, डरना भी तो जायज है। हाँ, जाहिर सी बात है। वही हम इसी बात कर, अब जैसे हम अलग हम अपने प्रोग्राम के जैसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं और आखिरी लम्हों में आ रहे हैं। ये तो जो हमने पूरा एक पस मंजर समझा जिसको आपने तफसील से बनाया, लैक ऑफ फ्री स्पेस, लैक ऑफ क्रिटिसिज्म, सेल्फ क्रिटिसिज्म, उसकी स्पेस नहीं है। क्या इसी की वजूहत जो है, जो ब्लास्फेमी लॉ है, जो आपने जैसे आपने जिक्र किया, आपने इंटरव्यू में बताया कि 12 मुल्क में है, और 12 मुल्क में है, और आई मीन हु विल डिफाइन ब्लास्फेमी, ये भी कोई डेफिनेशन नहीं है। हजूम ही अपने आप को डिफाइन कर रहा है। आपने कई बार पाकिस्तान में जो उसका जिक्र आया, तो क्या why what is the reason for blasphemy law to be weaponized to such an extent, जहाँ के अभी कुछ दिन पहले चाइना के मैनेजर को पकड़ लिया गया, उसके ऊपर ब्लास्फेमी का एक वो मतलब इल्जाम लगाया, और तो बेचारा तो जान बचा के भागा बड़ी मुश्किल से पुलिस स्टेशन से। व्हाई इट हैज बीन वेपनाइज्ड टू सच एन एक्सटेंट? और इसके ऊपर भी क्या, इसके ऊपर तो सेल्फ क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ये तो आपका, अब आप जो भी सवाल पूछते हैं मैं इस पे ये दिल करता है बोलूं कि इस पे तो बहुत अलग पॉडकास्ट होनी चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको थोड़ा मुख्तसर रखूं। रिवर्स में एड्रेस करूंगा, पहले पाकिस्तान की ब्लास्फेमी लॉ से और जो चाइनीज बिजनेस वाले केस से स्टार्ट करते हैं। देखें, मॉब लिंचिंग के केसेस पाकिस्तान में, इस्लाम के नाम पे मॉब लिंचिंग के केसेस पाकिस्तान में क्यों होते हैं, सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं होते? सऊदी अरेबिया में इसलिए नहीं होता कि वहाँ वो सऊदी खुद लटका देते हैं, खुद मार देते हैं ब्लास्फेमी के नाम पे, जादू के नाम पे, इंडिसेंसी के नाम पे। अभी बड़े मॉडर्नाइज हो रहे हैं, लेकिन उनकी अभी भी सैकड़ों लोगों को वो मार रहे हैं। तो पाकिस्तान में आपने एक कानून बना दिया जिसमें कहा जा रहा है कि जी इस्लाम की जो तौहीन करेगा वो उसकी सजा मौत है। फिर अब आप अपने आप को डेमोक्रेसी भी कह रहे हैं, सऊदी ने तो अपने आप को डेमोक्रेसी नहीं कहा, तो फिर डेमोक्रेसी कहते हैं तो बीच में एक मोरेटोरियम भी आता है कि जी कैपिटल पनिशमेंट बंद कर दी है आपने। तो और हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपने अभी तक ऑफिशियली जुडिशली किसी को हैंग नहीं किया ब्लास्फेमी की। अच्छी बात है, नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा आप हैंग करना शुरू कर दे। कहने का मकसद ये, मॉब इसलिए एम्बोल्डन होती है कि वो कहते हैं कि जी कानून आपने बनाया कि मेरे सेंटिमेंट ऑफेंड होंगे तो बंदे को मर जाना चाहिए, आप तो मार नहीं रहे तो मैं खुद मार देता हूँ उसको। ये मैं बड़ा इसको बड़े सिंप्लीफाई और बड़े उस तरह करके बात कर रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक बात है। उसकी वजह से ये मॉब्स अब हो क्या रहा है, श्रीलंकन जो जो चाइनीज जो बिजनेसमैन है, उससे 12 महीने पहले श्रीलंकन बिजनेसमैन था प्रियंका कुमारा, उसको मार दिया गया। एग्जैक्टली। और वो वो वाला जो केस था दिसंबर 2021 की बात है, उस पे एक पूरी एक जो है ना, आप समझ लेंगे एक नेशनल अवेकनिंग हुई थी कि देखिए ये तो हमारे तो जो लोग आके यहाँ काम कर रहे हैं, हम उनको डरा नहीं रहे, हम उन्हीं को मार रहे हैं, तो यहाँ पे इकोनॉमी हमारी वैसे डाउन है। वो फिर इकोनॉमिक एंगल एक अलग मुख्तलिफ है। तो वो हम यहाँ पे काम कौन करेगा, तो बड़ी रियलाइजेशन, जब तक हम यहाँ की माइनॉरिटीज को मार रहे थे, बल्कि मुसलमानों को भी मार रहे हैं, बिलीविंग प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स को मारते हैं हम ब्लास्फेमी के नाम पे, तो उनको मार रहे थे, तो वो नहीं श्रीलंकन मारा। और अब चाइनीज जो इवन उस पर जो मॉब उसके ऊपर चढ़ ही गया, यही बहुत बड़ी बात थी कि अब तो शायद थोड़ा सा इनमें होश संभाल लेंगे। देखें ये होता है नहीं होता, लेकिन इसकी वजह सिर्फ यही है कि आपने एक कानून बनाया जो कहता है कि किसी मजहब को कहने से लोग ज्यादा बोलते हैं, आपकी किसी एक आइडिया को आप क्रिटिसाइज करें तो उसकी सजा मौत होनी चाहिए। ये जो एक सोच है,
यही सबसे बड़ा खतरा है। और आपको देखें, आप बोलिए ये तो, इसको तो गलत कहना चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात लगती है कहने के लिए कि यार नहीं, कोई बंदा कुछ भी बुरा भला बोल रहा हो, आप उसको मार कैसे सकते हैं, आप उसको उसको बुरा भला कह सकते हैं, आप उसको गलत कह सकते हैं, आप उसको मार कैसे सकते हैं? हमारे मुल्क में हमारे पास ये हिम्मत नहीं है बोलने की, इतनी सिंपल सी बात बोलने की। क्यों नहीं है? सलमान तासीर का केस है हमारे सामने कि जो ब्लास्फेमी लॉ, जो गलत लॉ है, किसी भी लिहाज से गलत लॉ है, उस लॉ को जो बंदा क्रिटिसाइज करता है उसका ये हाल ना हो जाए कहीं, इसलिए लोग डरते हैं। अब मेरा यहाँ पे ये है कि या तो आप डर सकते हैं या आप मसला हल कर सकते हैं। क्योंकि डर डर के तो देख लिया, डर डर के तो जो दूसरे, जो मुल्ला है, जो इस्लामिस्ट है, जो मॉब है, उसी में ताकत, उसी की ताकत बढ़ती जा रही है। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा। तो थोड़ी हिम्मत करके ये बोलना सीख लेते हैं कि नहीं भाई ये गलत है। अब उसमें एक एक ये जो हमारी ओरिजिनल डिबेट पे बात वापस चली जाएगी, एक स्कूल ऑफ थॉट ये आ रहा है कि ब्लास्फेमी लॉ पे मारना इसलिए गलत है क्योंकि इस्लाम भी कहता है ये गलत। अच्छा, अब आप ये एक चीज बात आपने स्टार्ट कर दिया, इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करने की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। लेकिन हम अगर मान भी लें कि चलें ये जो लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम है ये सही है, तो ये कहना इसलिए भी डेंजरस है कि नहीं क्योंकि इस्लाम कह रहा है इसलिए गलत है, क्योंकि फिर जब जो बंदा मानेगा कि इस्लाम सही है तो वो मार देगा, जो बंदा कह रहा है नहीं ये गलत है वो नहीं मारेगा। आपका प्रोग्रेसिव व्यू पॉइंट ये होना चाहिए कि रिगार्डलेस ऑफ व्हाट एनी रिलीजन, एनी बुक, एनी आइडियोलॉजी सेज, you do not kill people for words, you do not kill people for cartoons, you do not kill people for expressions। ये बोलने के लिए आपको ना कोई बहुत बड़ा सर्टिफिकेट चाहिए, ना कोई बहुत बड़ा आपको, वो सिंपल सी बात है। दूसरी बात लोग ये करते हैं ब्लास्फेमी लॉ के क्रिटिसिज्म में कि जी ये तो लोग झूठे इल्जाम लगाने के लिए जो ना लोगों को फंसाते हैं। अरे भैया, जब आप ये कहते हैं कि झूठे इल्जाम में लोगों को फंसाया, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि हाँ अगर इल्जाम सच्चा होता फिर ठीक था। झूठे एग्जैक्टली। इल्जाम का तो ये मतलब है ना। तो आप ये बात छोड़ेंगे, इल्जाम झूठ, जब एक बात ही गलत है, आप जब किसी महिला के कपड़ों की बात करेंगे जब उसके साथ जाती हुई हो, ये उसी तरह की बात है कि भाई उसने नहीं, वो इस ये उसका ऐसा किरदार नहीं है, किरदार इज रेलेवेंट, बात गलत है चाहे जो भी किरदार हो। उसी तरह ये बात चाहे उसने ब्लास्फेमी की है या नहीं की है, उसको उसका कत्ल नहीं। ये एक सिंपल सी बात हमको नहीं समझ आती कि लोग पर्सनल स्पोर्ट, अच्छा ये एक और आर्ग्यूमेंट, पर्सनल स्पोर्ट सेटल करने के लिए लोग ब्लास्फेमी लॉ इस्तेमाल करते हैं। अरे भैया, जो प्रियंका कुमारा को जो 100-150 लोगों ने लिंच किया था, उनमें से 100, 120, 130 ने उसकी जिंदगी में कभी शक्ल नहीं देखी होगी, तो चलें किसी एक ने तो यूज कर लिया पर्सनल स्पोर्ट सेटल करने के लिए, वो बाकी 135-40 किस चीज से मोटिवेटेड थे, उसके बारे में बात कीजिए। तो ये वो आइडियोलॉजी है। फिर मैंने तो इसी, ये पार्टी बड़ा लंबा हो गया, मैं तो भी फ्री स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करना चाह रहा था। वो फिर वो आप आगे जो भी पूछे कि भाई, जी जी फिर मैं लास्ट एक जुमला बोला करता हूँ कि जी देयर इज नो फ्रीडम ऑफ स्पीच विदाउट द फ्रीडम टू ऑफेंड, एंड दैट अप्लाइज टू ऑल आइडियोलॉजीज। तो ये हेट स्पीच और में फर्क सिर्फ ये, मेरे ख्याल में हेट स्पीच वो है जो कहती है कि फलाने बंदे के खिलाफ जुल्म करो, उसके 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 ऊपर उसके राइट छीन लो, ये हेट स्पीच है। अगर ये कोई कहता है कि ये चीज बुरी है, ये नजरिया बुरा है, या कोई हिस्टोरिकल फिगर अच्छा नहीं था, या उसने ये गलत किया था, दैट कैन नॉट बी हेट स्पीच। आप हिस्ट्री कैसे डिस्कस करेंगे? लंबा हो गया जवाब। जी जी, नहीं नहीं, ठीक ठीक, आप आई मीन इट्स अ गुड थिंग आप जो इलेबोरेट कर रहे हैं, हमारे सामने को पता भी लगना चाहिए एटलीस्ट कुछ काउंटर्स आर्गुमेंट है। आपने एक बड़ी अच्छी सी बात की कि somewhat way, even if it's written in the book or not, even if the book is considered holy or not, you cannot kill someone just because उसने कोई बात कही जो आपके लिए एक हर्ट फीलिंग होती है। You cannot do that because that's a basic premise of any rational society or rational thinking। ये उसका बेसिक प्रिमाइस है। अब इसी को हम क्यों लेते हैं? एआईबी को तो हम एक रैशनल थिंकिंग का टूल मानते हैं। आई मीन इट इज सपोज्ड टू बी, एआई इज सपोज्ड टू बी अ रैशनल थिंकिंग टूल। पर एआई में भी अगर इसी तरह के अगर आपने लेयर्स डाल दी, तो आई मीन इफ आई फोरसी व्हाट इम्पैक्ट इट विल हैव ऑन कमिंग जनरेशंस, क्योंकि उनके लिए तो एआई विल बी एज नॉर्मेटिव एज हमारे लिए रेडियो या टीवी था। आई मीन हाउ डू यू फोरसी दीज थिंग्स इन एआई? मैं उसको देके फोरसी कर। जी जी। थोड़ा सा मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूंगा कि एआई, देखिए बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस को आप रैशनल, जो बंदा है वो रैशनैलिटी की तरीके से देखेगा, जो जो थोड़ा सा ड्रैकोनियन माइंडसेट का है वो उस तरह से देखेगा। और मेरे ख्याल में यही हो रहा है कि जो लोग इस वक्त ताकत में हैं, जो लोग पावर में हैं, और ये सिर्फ मैं वर्ल्ड लीडर्स या मैं मिलिट्री अलायंसेस की बात नहीं कर रहा, जो टेक, जो इस वक्त टेक को जो लोग लीड कर रहे हैं, टेक जायंट्स, जी जी। टेक जायंट जो है इस वक्त, उनसे ज्यादा पावर किसी के पास नहीं है। वो ऐसी ही एक दुनिया क्रिएट कर रहे हैं
और जिस तरह युval नोआ हरारी ने भी बहुत डिटेल में लिखा है कि ये तो आगे एआई, और हम बातें कर रहे हैं ना कि 1400 साल पहले ये बुरा था वो बुरा था, मुझे तो लगता है जाति मेरा ये बिल्कुल मेरा पर्सनल वो है कि ये बातें कुछ सालों में इतनी इरेलेवेंट हो जाएंगी कि लोग, क्योंकि आपके जो जो फ्री स्पीच के जो मसले हैं, आपके जो थिंकिंग के मसले हैं, आपकी जो ह्यूमन फिलोसफी है, वो सारी की सारी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक इश्यूज, डिजिटल चैलेंजेस, इन चीजों आपके जो नेक्स्ट, मैं क्योंकि बड़ा नास्तिक टाइप आदमी हूं, तो जो जो रिलीजन जो नेक्स्ट जो आपका रिलीजन है, वो असल रिलीजन, द एक्चुअल रिलीजन, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन विल बी साइडलाइन, द नेक्स्ट ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इज टेक्नोलॉजी। तो ये और बिग डेटा कहना चाहिए, बिग डेटा इज द नेक्स्ट नेक्स्ट बिग रिलीजन। तो हम फिर बैठ के अगर हमारी कोई एग्जिस्टेंस रही उसमें तो हम ये बात कर रहे होंगे, हम ये वाली सारी बातें जो सारी जो है ना वो हो जाएगी कि यार अच्छा आप जिस भी धर्म के हो, आपका सबसे बड़ा चैलेंज जो है ये है बिग डेटा। जी, ठीक है, आपने बिग डेटा इसका है जो हम बातें करेंगे, आपका कहना है कि ये दिस विल बिकम इररेलेवेंट, तो इस पे क्या आपने अब एक आई जस्ट इन द बैकएंड ऑफ आवर प्रोग्राम मैं आपसे एक दो बातें समझना चाहता हूँ। आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है विच आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। आप डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन मुस्लिम वर्ल्ड एंड इस्लाम, बीइंग ए मुस्लिम एंड इस्लाम डिफरेंशिएट करते हैं। आई मीन आप हमारे सामने को समझा सकते हैं इसकी थोड़ी तफसील में, इसको हम एक आम आदमी किस तरह से समझ सकता है कि इसमें डिफरेंशिएशन भी हो सकती है, एंड टू कैन बी सेपरेट बट कैन बी पार्ट ऑफ द सेम एट द सेम टाइम, जिसको बुद्धिज्म में अगर हम कहें तो अटैच्ड एंड डिटैच्ड एट द सेम टाइम, हिंदुज्म में भी ये कॉन्सेप्ट है। आप इसको मुस्लिम वर्ल्ड में भी समझा दीजिए, बीइंग बीइंग देयर बट बीइंग देयर बट नॉट बीइंग देयर, जो आप मैं समझ सकता हूँ आपकी जो इस फ्रेज को। आप बुद्धिज्म हिंदुइज्म की बात करें, नीचियन फिलोसफी में भी ये है कि एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्सेस, वो ये एग्जैक्टली वही चीज है कि देखें आप ये और ये अगेन मैं बड़े डिस्क्लेमर दूंगा कि ये मेरा ये इसके पीछे आप कहेंगे कोई जी बहुत ज्यादा कोई थियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर है इसके पीछे, नहीं, ये मेरा एक जाति एक सोच है, और ये कोई यूनिक सोच नहीं है, ये बाकी हर कम्युनिटी में है। मेरे ख्याल में आपको मुसलमान की डेफिनेशन उस बिलीफ से नहीं रखनी चाहिए। दुनिया में 99.99% मुसलमान वो हैं जो पैदा मुसलमान हुए, और ये तमाम 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 धर्मों का यही होता है। बहुत कम लोग कन्वर्ट होते हैं कन्वर्ट, और आज के जमाने में तो बहुत ही कम लोग होते हैं, क्योंकि अब बहुत एम्पायर एक दूसरे को तरह कॉन्कर भी नहीं कर रहे, पहले चले हो जाता होता। अब तो आपकी जो ऑलमोस्ट आप समझ लेंगे जो आपकी एथनिसिटी है, आपकी नेशनैलिटी है, और आपका जो धर्म है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, वो आपकी असाइन हो जाती है, और उसके बाद आपको पूरी जिंदगी बताया जाता है, खासतौर पर हमारे जैसे देशों में, कि जी अब आपने इसका दिफा करना है, इसका डिफेंड करना है। खैर, मेरे ख्याल में इस्लाम एक आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर है, वो एक फर्क चीज है जिसपे तनकीद करना, जिसको जिसको क्रिटिसाइज करने का मतलब है आप उससे लिंक्ड लोगों को, मतलब अगर मैं पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करूंगा तो मैं मैं या कोई भी बंदा चाहेगा कि ये पाकिस्तान में चीज अच्छी नहीं है, तो पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए, इसलिए हमें ये बात करनी चाहिए। वो इसलिए नहीं कह रहा कि पाकिस्तान खत्म हो जाए, कुछ लोग क्या चाहते होंगे लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं चाहेंगे। तो मैं उसी तरह ये मानूंगा कि ये इस्लाम को और मुसलमान को फर्क करना यही बहुत जरूरी है कि ये एक इंसान, और हर मुसलमान फर्क नजरिया रखता है, और ये हमें ये दूसरी दुनिया के समझने से ज्यादा ये सबसे पहले हम मुसलमानों को समझना जरूरी है। मैं चाहे जितना मर्जी बड़ा एंटी थियस्ट हूं, मैं अपने आप को मुसलमान ही बोलूंगा, क्योंकि मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा हूँ, मैं इस कम्युनिटी में पैदा हुआ हूँ, मैं इस कम्युनिटी में रहा हूँ, मैं इस कम्युनिटी में ही रहूंगा। तो सिर्फ क्योंकि मेरी सोच डिफरेंस है, मैं अलग कम्युनिटी नहीं बन जाऊंगा, अलग कम्युनिटी का मेंबर नहीं बनूंगा। दूसरी बात, जो आइडियोलॉजी जिस पर बात कर रहे थे उसके लिए जरूरी है बात, कि अगर हम ये कहेंगे कि सिर्फ जो इस्लाम को मानता है, या ये कहना चाहिए कि हर मुसलमान इस्लाम को एक ही तरह मानता है, तो ये तो बड़ी इस्लामिस्ट और जिहादिस्ट वाली सोच ही होगी ना। वो भी तो यही डिफाइन करने के चक्कर में लगे रहते हैं कि मुसलमान ये चीजें मानता है। तो आप मेरे ख्याल में इट इज कंप्लीटली इररेलेवेंट व्हाट एनीवन बिलीव्स, एंड सिमिलरली इट शुड बी इररेलेवेंट फॉर एनी मुस्लिम what they believe and what they do not believe. They should identify as Muslims if they want to. हाँ, किसी ने अपने आप को एक्स मुस्लिम बोलना है, किसी ने अपने आप को रिलीजियस आइडेंटिटी से अलग रखना है, वो आजादी से अपना फैसला करे। ये मत सोचे कि क्योंकि मैं मुसलमान हूं तो मैंने ये चीजें डिफेंड करनी है, और हमारे बहुत सारे मुसलमानों के साथ ये मसला हो रहा है। अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं ये गलत है, फिर हम उसके लिए एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि नहीं ये यूं था, ये यूं था, ये चीज जो है हिस्टोरिकली इसकी ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है,
ये चीज इसकी वीक चेन ऑफ नरेशन है, ये असल वजह ये थी, कॉन्टेक्स्ट ये था, हम इस किस्म की कलाबाजियां खाते रहते हैं। तो उस कलाबाजियों का नुकसान ये होता है कि आप मजबूर समझते हैं अपने आप को कि इस्लाम के बारे में हर बात मैंने डिफेंड करनी है, फिर मैंने क्यों डिफेंड करनी है? 1400 साल पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, लोगों ने क्या सोचते हुए क्या बनाया था, उसका सारा मेरे ऊपर क्यों आ रहा है? और फिर वो आम मुसलमान का जाती ये होती है कि फिर दाइश या आईसिस या अलकायदा, तालिबान जब कोई अटैक करते हैं तो जी फिर तमाम मुसलमानों को डिफेंसिव होना पड़ जाता है, क्योंकि वो भी हमारे पल्ले पे पड़ जाता है। ना उनकी जिम्मेदारी मुसलमानों पे होनी चाहिए, ना 1400 साल पहले जो हुआ उसकी जिम्मेदारी मुसलमानों पे होनी चाहिए, ना इस्लाम में जो लिखा है उसकी जिम्मेदारी उनकी पे होनी चाहिए। सब लोगों को एज मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी अपने आप को समझना चाहिए। उस कम्युनिटी में किसी का क्या बिलीफ सिस्टम है, किसी का कुछ है, ये फर्क है मेरे ख्याल में मुस्लिम और इस्लाम में, जिसकी वजह से मैं इस्लामोफोबिया लफ्ज के भी खिलाफ हूँ कि वो आप कन्फ्लेट कर देते हैं मुसलमान और इस्लाम को। आपको लगता है कि आपने एक फ्रेंच मैगजीन, एक कार्टून बना दिया तो वो मुसलमान को टारगेट कर रहा है। कैसे टारगेट कर रहा है भाई? आपको ना वो मैगजीन पढ़े। हाँ, अगर आप कंसंट्रेशन कैंप्स बना रहे हैं वीगर मुस्लिम्स के लिए शिनजियांग में, तो वो टारगेट कर रहा है, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लोग नाराज ज्यादा कार्टून पे होते हैं और कंसंट्रेशन कैंप पे इतनी बात नहीं करते। ये आपने इम्पोर्टेंट बात कही कि जो कार्टून पर ज्यादा एहतजाज होता है, वो जो कंसंट्रेशन कैंप है उसके ऊपर उतना एहतजाज नहीं नहीं होता, जो जो जाहिर सी बात है होना चाहिए। आपने वही बात की, एक बड़ा तफसील में आपने डिफरेंशिएट किया बिटवीन इस्लामिक वर्ल्ड एंड बीगम मुस्लिम, ये दो। अब एक जो हिंदुस्तान में बैठा हुआ मुस्लिम, व्हाई शुड ही और शी शुड बी रिस्पॉन्सिबल व्हाट इज हैपनिंग इन सीरिया, और वो जो अट्रोसिटीज कर रहे हैं उसकी जिम्मेवारी मेरे पे क्यों है? तो जब ये डिफरेंशिएशन की जो जब बात आती है, तो डिफरेंशिएशन एक के अंदर अंडर लेयर होती है रैशनैलिटी, फ्री थिंकिंग एंड लिबरल वैल्यूज, जो मेरी समझ के हिसाब से उसका सब टेक्स्ट यही रहता है। और जो यही सब टेक्स्ट फिर एक्सट्रापोलेट होके, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो आप एक तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, होनी चाहिए, ये मैं इसके पर एम्फोसिस कर रहे हैं, होनी चाहिए, क्योंकि अब प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी लम्हात में है, इसलिए मुझे ये बात जबरन कहनी जी। पड़ी, हालांकि मेरा मन नहीं था इसको बातचीत को और लंबा करते, तो इसलिए मैंने कहा कि होनी चाहिए। अब जिस तरह से होनी चाहिए जी। इस वक्त जिस तरह से पूरा दुनिया में माहौल है, आपके पाकिस्तान में जिस तरह से माहौल है, हालांकि अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें, हमने, क्योंकि वो भी अपने आप को फाउंटेन हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड मानता है, वो आलमदार जरूर मानता है अपने आप को, जिस तरह से वहां पे कोर्स करेक्शन वर्ड यूज करने में थोड़ा सा रिलक्टेंट हूँ, कोर्स करेक्शन वर्ड यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर जहां से वो हल्की सी एक तब्दीली आ रही है, रजा इस्लाम साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप मजबूर लिख रहे हैं, तो कोई एक सूरत उभरती हुई नजर आती है कि ये जो बातें जिसका हम जिक्र कर रहे थे, दे विल गेट अ मोर स्पेस एंड दे विल गेट मोर वोकल एंड स्ट्रेंथन। आप तो बड़ा मुख्तसरन इसका जवाब दे दीजिए। जी जी, मुख्तसरन इसका जवाब ये होगा कि ये चीज ऑलरेडी हो रही है। और आप ऑलरेडी आप सर्विस देखें, मुस्लिम दुनिया में ऑलरेडी जो एक डिसेंट है वो बढ़ रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि क्योंकि यही ब्लास्फेमी लॉज हैं और तरह की वो जो एक रेजिस्टेंस पाई जाती है, तो ऑनलाइन एनोनिमिटी के साथ इंटरनेट फोरम वगैरह पे डिफरेंट जगहों पे ये बातें हो रही हैं। स्कॉलर्स भी हैं जो ये बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा जो है हम आइडियोलॉजी पे भी बात आ जाए। और एक आप गौर करें तो एक मुस्लिम दुनिया में एक थोड़ी सी एक प्रोग्रेस भी आ रही है, सिवाय जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहूँ, खासतौर पे ये पाकिस्तान में खासतौर पे देखिए, अब हम जो है वो एक हर तरह के जो है ना, ये जो रेडिकल इस्लामिक एक जो है ना सेंटर बन चुके हैं। टाइम हमारे पास कम है, तो मैं सऊदी की जो आपने बात बोली, सऊदी, आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया उर्दू का, अलमबरदार इस्लाम का, क्यों है वो अलमबरदार? ये हमारी गलती है ना कि वो ट्राइबल वॉरफेयर में, अल सऊद फैमिली अगर ट्राइबल वॉरफेयर में वो जो काबा और मस्जिद नबी पे उन्होंने मक्का मदीना पे कब्जा कर लिया, तो हमने बाय डिफॉल्ट उनको मान लिया। बाद में 70 की दिहाई में उनका तेल निकल आया तो उन्होंने और अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया। हम ये बात क्यों नहीं करते? पहले हमारी गलती थी कि सऊदी अरेबिया को हम ब्लाइंडली फॉलो करते थे कि अच्छा जी, उन्होंने कह दिया, ये अपना सलफी और फैलाया कि ये गुनाह है तो ये गुनाह हो गया, ये कुफ्र हो गया, ये कुफ्र हो गया, इस पे जिहाद फर्ज हो गया, हमने उनको मान लिया। अब वो उसी तरह ही उन्होंने ऑटोक्रेटिकली ही जिहाद फैलाया था, ऑटोक्रेटिकली ही सलफी इस्लाम फैलाया था। अब वो ऑटोक्रेटिकली ही अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ बड़े लोग खफा हो रहे हैं, यार आप हेलोवीन मना रहे हैं, कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, क्रिसमस की आप, हम तो क्या, आपने क्रिसमस, मैरी क्रिसमस नहीं बोलते हम अपने मसीही भाइयों बहनों को, क्योंकि हमें तो बताया गया था भाई ये हराम होता है, सऊदी में तो सब कुछ हो रहा है। तो अब हम नाराज हो रहे हैं। हमारी वो गलती तब भी थी कि हमने उनको ब्लाइंडली फॉलो किया। अब हमारी गलती ये है कि हम उनकी जो चीज चेंजेस है उन पे हम उसको पर्सनली ले रहे हैं। सऊदी एक अलग
एक वो है मुल्क है, और वो कोई जमहूरी मुल्क नहीं है, कोई डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं है, एक ऑटोक्रेटिक मुल्क है, वो उसी तरह फैसले करता है। हम पे पहले भी उनको मानने की चीजें फर्ज नहीं होनी चाहिए थी, अब भी उनको उनको फॉलो करने के फर्ज नहीं है, लेकिन हाँ, जो वो चीज अच्छी कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो सऊदी कर रहा है तो हमें फॉलो करनी चाहिए। मॉडर्नाइज हमें करना पड़ेगा अपने आप को। ये जो सारे अपने सर पे अपने रेडिकल इस्लामिस्ट जो चीजें डाली हुई है, ये अंडू करनी पड़ेंगी। और कुछ नहीं तो फॉर प्योर इकोनॉमिक रीजन करनी पड़ेगी, दुनिया से कनेक्टेड रहने के लिए करनी पड़ेंगी। आप ये, अगर आपने इसी दुनिया में सर्वाइव करना है, तो ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। आप ये नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल आइसोलेट, जितने ऑलरेडी हैं इससे ज्यादा आइसोलेट हो जाएंगे, एज मुस्लिम कम्युनिटीज विद इन द ब्रॉडर वर्ल्ड, एज मुस्लिम कंट्रीज एज वेल। तो ये चीज जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और बस ये मेरे ख्याल में तो ये जितना जल्दी हम इसको पुश कर सकें उतना जी, बेहतर होगा। बिल्कुल आपने गोबर साहब जिस तरह बिल्कुल एक आई मीन तफसील से आपने जवाब दिया हर बात को, आपकी जो सोच सामने लाई। आप जैसे आपने सऊदी अरेबिया के गया, उसको हर बात ऑटोक्रेटिक तौर पे हो रही है। अच्छा, लिबरल जी वैल्यूज और सेकुलर वैल्यूज को जो इम्पोज कर रहा है कोट एंड कोट, वो भी ऑटोक्रेटिक हो रहा है। पर जो अगर हम बड़े जी सगीर का और बाकी खसूसी तौर पर साउथ एशिया का अगर इस वर्ल्ड की बात करें, तो यहाँ लिबरल और इस्लाम आने से पहले और इस्लाम के आने के बाद भी इस पूरे बड़े सगीर में लिबरल और सेकुलर वैल्यूज इंट्रिंसिक थे। हमें वी जस्ट हैव टू फाइंड अ स्पेस इन आवरसेल्व्स ओनली। हमें वहां जो आप बात कर रहे थे वही बात उसको मैं दूसरे सफेर में लूं, क्योंकि इस तो इंट्रिंसिक हमें सिर्फ खुद ही अपने आप को देखना है। जब खुद ही आप अपने आप को देखेंगे, आपको ये वैल्यूज यहीं पे मिलेंगी। इन्हीं वैल्यूज में सेल्फ क्रिटिकल एनालिसिस भी होगा, और इन्हीं वैल्यूज के साथ अगर आप एक्सट्रापोलेट भी करेंगे, तो आप पूरी दुनिया के साथ ना सिर्फ जुड़ेंगे, बल्कि एक हेल्दी रिलेशन भी रख पाएंगे। इफ आई आई थिंक आपके हिसाब से ये इसको सरमाइज करना ठीक रहेगा इस तरह से। व्हाट फाइनल टेक? मैं फाइनल टेक कुछ कुछ से बोलूंगा। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम पहले मान तो लें कि हम यहाँ के वासी हैं। हम अपने आप को कभी अरब समझते हैं, कभी तुर्क समझते हैं, कभी कहाँ के लोग समझते हैं। और देखिए, ये जो एक चैलेंज आ रहा है, ये आपने जिक्र किया था कि इंडियन मुस्लिम का जिक्र किया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है, उसकी बहुत सारी वजह वजह एक वो जो हिंदुत्व नेशनलिज्म जो सर्ज है वो आया है। लेकिन आप उसकी वजह ये भी है ना कि आपने जो जो इस्लामिक इंपीरियलिज्म आया है इंडिया में, वो भी तो मुसलमान के सर पे मारा हुआ है, और मुसलमान ने खुद भी तो अपने सर पे मारा हुआ है, भारतीय मुसलमान ने। आप क्यों बोलते हैं कि मुगल हम थे, दिल्ली सल्तनत हमारी थी, जी महमूद जी। गजनवी हमारा था? आप ये सारी बातें क्यों करते हैं? आप ये भी कह सकते हैं कि आज जो मुसलमान के साथ सेंटिमेंट, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है, वो गलत है। ये कहते हुए आप ये भी कह सकते हैं कि जो जो इंपीरियल पावर्स आई थी, चाहे वो यहाँ रुकी या वो लूट के चली गई, वो इंपीरियल पावर्स थी, उनको गलत कहना क्या गलत है? और मुगल मुगल बादशाह की तो जो अपोलोजिस्ट इंडियन लिबरल्स में पाए जाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। औरंगजेब ने फतवा आलमगीरी डाल दिया, तो सिर्फ एंटी हिंदू नहीं था, एंटी शिया भी था। लेकिन वो अभी भी जी, मुगल जो है वो बड़े प्रोग्रेसिव थे और बड़े, उनको बड़ा वो। तो ये वाले चैलेंजेस भी हैं, इनको भी एड्रेस करना जरूरी है। एग्जैक्टली exactly, आपने बिल्कुल 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 आपने सही बात की कि ये जो चैलेंजेस है, इनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो आई मीन एंटी मुस्लिम अगर कुछ टेंडेंसीज आ रही है, उनको भी एक्सेप्ट करने की बात है। तो वही फिर इसी बात को फिर वही मैं मेरी मेरी समझ के हिसाब से वही आती है। यू हैव टू लुक इनवर्ड टू फाइंड ए वे आउट, एंड इन आवर ओन स्फीयर, जहाँ पे जिस रीजन खित्ते में आप रहते हैं, यू विल फाइंड ऑल दोज वैल्यूज। यू डोंट हैव टू लुक ऑन वन। और एक और बात है जो आपको, आपकी बात को मैं लेता हूं, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ मुस्लिम एंड ए इस्लामिक वर्ल्ड। हमें किसी का किया हुआ नहीं एक्सेप्ट करना है। सऊदी अरेबिया कुछ करे ना, हम उसके जिम्मेवार है। वो लिबरल वैल्यूज लाए नहीं लाए, वो उसकी जिम्मेवारी है, हमारी ऑलरेडी है। तो हमें इन चीज को उजागर करना पड़ेगा। आप जैसे लोग, जिसका हमने पहले जिक्र किया, ऐसी वॉइसेस उभर के आनी चाहिए। इस प्रोग्राम का मकसद भी यही था। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। थैंक्स लॉट। आपसे फिर इन मौजूद पे बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।